सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और जैसा कि आप जानते हैं हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया था, जो था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब हम पढ़ेंगे उसका सेकंड पार्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो किसी दो एटम्स, दो आयंस या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करते हैं। उन फोर्सेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इन फोर्सेस के अकॉर्डिंग हमारी पहली क्लासिफिकेशन है आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? वो सॉलिड्स जो कैटायन और एनायन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होने की वजह से फॉर्म होते हैं। दो सॉलिड्स दैट आर मेड अप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड्स को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको हम कैटायन बोलते हैं, और एक नेगेटिवली चार्ज आयन, जिसको हम एनायन बोलते हैं, इन दोनों के बीच बनता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl हमारा बनता है Na पॉजिटिव जो एक कैटायन है और Cl नेगेटिव जो एक एनायन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा फॉर्म होता है NaCl। तो ऐसे सॉलिड्स जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा, वो सॉलिड्स हमारे आयोनिक सॉलिड्स कहलाएंगे। नाउ अब पढ़ते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे आर हार्ड एंड ब्रिटल सॉलिड्स। ये सॉलिड्स हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, मतलब ये सख्त होते हैं और तोड़ने पर ये, अगर इन पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे। ऐसे सॉलिड्स होते हैं हमारे आयोनिक सॉलिड। सेकेंड पॉइंट इज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाई हाई मेल्टिंग पॉइंट? ध्यान से देखना, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो बॉन्ड बनाने की वजह से ये बॉन्ड एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड को तोड़ना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंडक्टिविटी हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, और इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में मदद करते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री आयंस। लेकिन आयोनिक सॉलिड में तो ये फ्री आयंस जो हैं ये आपस में बॉन्ड बना दे रहे हैं, तो हमारे पास फ्री आयंस हैं ही नहीं। तो जब फ्री आयंस बचे ही नहीं, तो अब इसमें कंडक्टिविटी शो कैसे होगी? इसके अंदर चार्ज को ट्रैवल कौन कराएगा? तो ट्रैवल नहीं हो सकता चार्ज, इसी वजह से दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स। कब? इन मॉल्टन और एक्वस फॉर्म। जब हम इसको मेल्ट कर देंगे, एक सॉलिड को मेल्ट करके हम उसकी एक्वस फॉर्म में या मॉल्टन फॉर्म में ले आएंगे, तो इस केस में हमारा जो सॉलिड है वो क्या होगा? गुड कंडक्टर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये मॉल्टन फॉर्म में आ जाएगा, इसके आयंस के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ये फ्री आयंस बन जाएंगे। और फ्री आयंस हमारे क्या काम करते हैं? कंडक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए मॉल्टन फॉर्म में दे विल बिकम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी से हमें क्या पता चलता है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और एक पॉइंट पे ये सॉलिड मेल्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही ये सॉलिड मेल्ट हो जाएंगे, इनमें कंडक्टिविटी आ जाएगी, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इनके अंदर फ्री आयंस और ज्यादा बनते जाएंगे। तो जितने ज्यादा फ्री आयंस उतनी अच्छी कंडक्टिविटी। सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ मोर फ्री आयंस ऑब्टेन्ड। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्री आयंस ज्यादा मिलते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन, दैट इज आयोनिक सॉलिड। सॉलिड्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस इन अ सॉलिड। अब हमारी सेकेंड क्लासिफिकेशन है कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट सॉलिड्स बेसिकली जो होते हैं, ये हमारे नॉन मेटेलिक टाइप ऑफ सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल्स की मदद से बनते हैं। और कोवेलेंट क्यों बोला गया? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से होता है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो नॉन मेटेलिक टाइप ऑफ सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है?
एक ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है। जो आयोनिक बॉन्ड था वो क्यों बनता था? क्योंकि कैटायन जो था वो एनायन को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा था। लेकिन कोवेलेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जिस एटम का इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास भी रहता है, साथ साथ वो अपने जिस इलेक्ट्रॉन से वो जिस एटम से वो बॉन्ड बनाता है उसको वो इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर देता है। तो ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग की वजह से बनते हैं उनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं हमारे, ये डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं इन कोवेलेंट सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज। तो कोवेलेंट सॉलिड्स भी हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, क्योंकि सॉलिड हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होंगे ही होंगे। लेकिन ये सॉलिड हार्डेस्ट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा हार्ड सॉलिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसी वजह से ये सॉलिड्स हमारे हार्डेस्ट होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई होता है कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को रीच करने से पहले ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और उसको तोड़ पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर, सेम रीज़न, ना कोई फ्री आयंस है। क्यों? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने तो शेयरिंग कर ली, उन इलेक्ट्रॉन्स की तो शेयरिंग हो गई, तो बचा गया कुछ नहीं। तो इसी वजह से जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जायंट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। इनके बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स, जायंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड पे कोवेलेंट बॉन्ड ये आपस में बनाता जाता है और बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट, ये यूजुअली बैड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इसमें एक एक्सेप्शन है। दोनों पॉइंट्स पे, फर्स्ट पॉइंट का और थर्ड पॉइंट का, दोनों का एक्सेप्शन हमारा ग्रेफाइट है, क्योंकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर होता है। यही एक एक्सेप्शन है हमारे कोवेलेंट सॉलिड्स में। इसका रीज़न अब देखते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को समझते हुए। अब डिस्कस करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, और ये देखते हैं कि ग्रेफाइट हमारा एक्सेप्शन क्यों है और डायमंड में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं कि ये हमारा कोवेलेंट सॉलिड फॉर्म करता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायमंड के बारे में। ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा एक कार्बन होता है इसकी 4 वैलेंसीज होती हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये अपने आसपास 4 कार्बन एटम से 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर देगा। तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। और ध्यान से देखना, अब हुआ क्या वैलेंसी सेटिस्फाई, क्योंकि इस सेंट्रल कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ऐसे ही ये जो बाकी कार्बन एटम्स हैं हमारे, ये जो बाकी कार्बन एटम्स हैं जो इस सेंटर कार्बन एटम से अटैच्ड हैं, ये आगे जाके अपनी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे किसी कार्बन के साथ, फिर ये वाला भी आगे जाके 3 कार्बन के साथ वैलेंसी, सिमिलरली दिस वन। तो ऐसे ही क्या होता है, सारे एक सेंटर कार्बन एटम से 4 कार्बन जुड़ेंगे, वो कार्बन आगे फिर और कार्बन से अटैच्ड होंगे, सारे कार्बन ऐसे कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग क्रिएट कर देते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हमने एक और पॉइंट पढ़ा था अपने कोवेलेंट सॉलिड्स में कि दे फॉर्म जायंट मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखेंगे, अगर कार्बन कार्बन ऐसे जुड़ते गया तो ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा। इसमें लैक्स क्रोर्स की अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होंगे और इतने सारे कार्बन मिलकर एक डायमंड का प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें देंगे। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, एक फोकस्ड स्ट्रक्चर है कि कार्बन जो बॉन्डिंग करता है, एक सिंगल कार्बन कैसा दिखता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि डायमंड के अंदर जो सारे ये कार्बन हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, मतलब इसके वैलेंस शेल से s ऑर्बिटल और तीनों के 3 px, py और pz तीनों के 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, और ये हर कार्बन के साथ केस होगा।
अब इसमें हमने देखा कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो शेयरिंग में उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, इसी वजह से डायमंड हमारा बैड कंडक्टर हो जाता है। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ है, अर्थ में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है। रीजन क्या है? ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स। तो ये कार्बन के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से हमारा कार्बन क्या हो जाता है, एक सॉलिड फॉर्म कर देता है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है। तो ये रही हमारे डायमंड की बात। तो डायमंड के अंदर कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और उन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अब आते हैं ग्रेफाइट पे कि ये एक एक्सेप्शन क्यों है। ध्यान से देखेंगे ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कि एक लेयर दूसरी लेयर, लेयर के ऊपर लेयर सैंडविच बन गई, तो इसीलिए इसको हम सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से देखेंगे ग्रेफाइट में जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है, हर कार्बन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम ऑब्जर्व करें इस कार्बन को तो ध्यान से देखना, इस कार्बन ने क्या करा, एक बॉन्ड इधर कार्बन से बनाया, एक इससे बना दिया, लेकिन कार्बन पे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल पे, बॉन्ड तो 3 ही बने, तो एक चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका फ्री है। सिमिलरली हर कार्बन के साथ यही केस होगा, इस लेयर में भी, इस लेयर में भी। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अगर हम इसके अंदर कोई कंडक्टिविटी करवाना चाहें तो ये उस चीज़ को कैरी करने में मदद करेगा। तो इसी वजह से हमारा ग्रेफाइट गुड कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि इसके हर कार्बन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इसके अंदर भी बहुत सारे कार्बन हैं तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी वजह से ये गुड कंडक्टर हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सेकेंड चीज़ है, ये सॉफ्ट क्यों होता है। देखना, अगर इसके अंदर कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, अगर हमने कंडक्टिविटी नहीं करवाई, तो क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें हर कार्बन पे जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी अगली लेयर के कार्बन एटम से बॉन्डिंग कर लेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे, सिमिलरली ये बॉन्ड बन गया। ऐसे ही हर कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन भी आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन भी आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन भी आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसे लेयर्स में ये एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेते हैं और जैसे ही इसके अंदर कंडक्टिविटी डालेंगे ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको कैरी करने में मदद करेंगे, तो इसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब सॉफ्ट होने के पीछे रीज़न क्या है, सॉफ्ट होने के पीछे ध्यान से देखेंगे कि इन दो लेयर्स के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये एक लेयर है और ये एक दूसरी ऊपर से दूसरी लेयर है, इनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो ध्यान से देखो, मैं इधर आगे पीछे इसको मूव करवा सकता हूँ, ये लेयर मूव कर पा रही है। तो इसके पीछे हमारा रीज़न क्या है, रीज़न क्या है हमारा, ये टेम्पररी बॉन्ड, क्योंकि जो कार्बन और कार्बन के ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, ये एक टेम्पररी बॉन्ड है और इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 334 पिकोमीटर। रीज़न क्या है इसके पीछे, जो कार्बन कार्बन में नॉर्मल बॉन्डिंग होती है वो होती है 154 पिकोमीटर्स की, लेकिन ये हो रही है 334 पिकोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इसलिए ये बॉन्ड हमारा वीक भी है और ये टेम्पररी बनेगा। टेम्पररी क्यों, जैसे ही इसके अंदर कंडक्टिविटी के लिए हम कुछ चीज़ डालेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को ब्रेक करके उस चार्ज को कैरी करने में मदद करेंगे, तो इस वजह से ये टेम्पररी बॉन्ड है और ये वीक होता है। वीक का रीज़न क्या है, इसकी बड़ी बॉन्ड लेंथ, ठीक, और टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी आते ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस ग्रेफाइट के सॉफ्ट नेचर के पीछे रीज़न यही एक लंबी बॉन्ड लेंथ और वीक बॉन्ड लेयर्स, वीक बॉन्ड लेयर्स, ये जो लेयर्स हैं ये वीक हैं, तो इसी वजह से इसका नेचर सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव कर पा रही हैं। तो एक दूसरे के ऊपर जैसे ही लेयर्स मूव कर रही हैं तो इसकी वजह से क्या है, अब देखना लेयर्स के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये हमारा एक गुड ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ हो सकता है। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जैसे मशीन्स को रन करने के लिए हम उसमें ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग करने के पीछे रीज़न क्या होता है, ताकि मशीन अच्छे से फंक्शन कर सके। तो मशीन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम उसमें ल्यूब्रिकेंट डालते हैं। तो ये काम ग्रेफाइट बहुत अच्छे से करता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ बड़ी मशीन्स होती हैं वहाँ इस ग्रेफाइट का यूज़ एज अ गुड ल्यूब्रिकेंट किया जाता है। रीज़न क्या है उसके पीछे, कि ये मशीन्स की मूवमेंट को आसान बना देता है। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव कर पा रही हैं, इसी वजह से तो ये सॉफ्ट भी होता है। तो यहीं पे ग्रेफाइट हमारा एक्सेप्शन बन जाता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर भी है और साथ में ये सॉफ्ट भी है। इसी वजह से ग्रेफाइट को हम
कोवेलेंट सॉलिड्स का एक एक्सेप्शन मानते हैं, पर होता ये कोवेलेंट सॉलिड ही है, क्योंकि ग्रेफाइट का भी जाइंट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग इसके अंदर होती है। तो ये रीज़न है हमारा ग्रेफाइट का एक्सेप्शन होने का और डायमंड का हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ होने का। तो अब तीसरे टाइप के सॉलिड्स जो हमारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसकी बात करते हैं, वो हैं हमारे मेटेलिक सॉलिड्स। अभी तक इतना तो हमें समझ में आ गया, आयोनिक सॉलिड्स में आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड्स में कोवेलेंट बॉन्ड, तो मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अब ये देखते हैं कि ये मेटेलिक बॉन्ड बनता कैसे है। अब मेटेलिक बॉन्ड बनता कैसे है, ध्यान से देखेंगे। मेटेलिक बॉन्ड समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है जिसे कहते हैं कर्नाल। कर्नाल एक टर्म थी जो हमें लुईस ने दी थी, और लुईस ने हमें एटम का पहला स्ट्रक्चर दिया था जिसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। उसी में उन्होंने एक टर्म दी थी कर्नाल। कर्नाल बेसिकली होता क्या है, कर्नाल होता है न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। हमारा एक पूरा एटम न्यूक्लियस, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो कर्नाल क्या होता है, कर्नाल होता है न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने हटा दिए। तो अगर मैं एग्जांपल लेके देखूं आयरन का, तो आयरन की वैलेंस शेल होती है 3d6 और 4s2, मतलब 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में होते हैं। तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स किस में हो जाएंगे, हमारी इनर शेल में। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो आउट ऑफ 26 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें हैं, तो बचे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कर्नाल के अंदर 26 प्रोटॉन्स होंगे जो न्यूक्लियस में होते हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि हमारे इनर शेल्स में प्रेजेंट होंगे। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारा कर्नाल बनता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि कर्नाल में चार्ज कैसा होगा। ध्यान से देखेंगे 26 पॉजिटिव चार्ज हैं और 18 नेगेटिव चार्ज हैं। तो नेगेटिव चार्ज कम है, इसका मतलब क्या हो गया, कर्नाल हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। कर्नाल पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। प्रोटॉन ज़्यादा है तो इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं। अब समझते हैं मेटेलिक बॉन्ड कैसे बना। कर्नाल जो होता है, अब हम क्या लेंगे, अब हमने आयरन के कुछ एटम्स ले लिए। ऐसे ही आयरन के बहुत सारे एटम्स एक साथ आ जाएंगे। अगर हम आयरन की बात करें तो एक आयरन के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एटम्स में ध्यान से देखो क्या होगा, ये कर्नाल है और ये डॉट्स जो हैं ये इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब बहुत सारे आयरन के एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाता है। किसका सी, इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का। कर्नाल अलग है और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हमने अलग से शो करे, तो इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होता है, ये कर्नाल हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो एक आयरन का कर्नाल है ये दूसरे आयरन के एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज कर्नाल और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो यहाँ पर कर्नाल भी काफ़ी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी काफ़ी हैं। तो अब रीज़न क्या है, कर्नाल में देखो 8 पॉजिटिव चार्ज आएगा। कर्नाल हमारा हैवीली पॉजिटिव है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे लेस नेगेटिव हैं। तो ये कर्नाल इन अदर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। और ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारा जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है उसी बॉन्डिंग को हम मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। और मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से जो सॉलिड्स फॉर्म होंगे वो हमारे मेटेलिक सॉलिड्स कहलाते हैं। तो ये हुई हमारी मेटेलिक सॉलिड्स की बात। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट मेटल्स, हार्ड भी होते हैं सॉफ्ट भी होते हैं, ये दोनों तरह के पाए जाते हैं। इसके बाद मलिएबल एंड डक्टाइल। मलिएबल मतलब क्या है कि इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड की हमारी मलिएबिलिटी बहुत हाई होती है, मतलब हम गोल्ड को बहुत लंबी स्ट्रेंथ में खींच सकते हैं। और डक्टाइल मतलब क्या है कि हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कॉपर के वायर्स फॉर्म किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी डक्टिलिटी अच्छी है। इसके बाद लस्टर मतलब इनमें एक तरह की शाइन होती है। इन जो भी हमारे ये मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं इनमें एक शाइन होती है। दे आर सोनरस मीन जब मेटल आपस में टकराएंगे तो दे विल प्रोड्यूस अ साउंड। इस प्रॉपर्टी को हम सोनरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें मंदिरों में लगी हुई जो घंटी होती है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से
आवाज़ करती है सोनरस प्रॉपर्टी की वजह से। वो मेटल की बनी हुई होती है और उसमें जब मेटल मेटल आपस में टकराता है तो एक साउंड जनरेट होती है। नाउ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाई आर दे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? ध्यान से देखो, हमने यहाँ क्या देखा, हमने सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा। यहाँ पर एक समुद्र है इलेक्ट्रॉन्स का। तो हो सकता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ना हो, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ये कंडक्टिविटी शो करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनकी मदद करेंगे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाने में। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इनिशियली कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अभी तक क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो हमारा बॉन्ड टूट रहा था और हमें फ्री आयंस मिल रहे थे। फ्री आयंस मिल रहे थे तो वो कंडक्टिविटी कर रहे थे। लेकिन इस केस में इनिशियली कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इनिशियली कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर पे चले जाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, इसका रीजन देखते हैं। देखो, जैसे जैसे हाई टेम्परेचर होता जाएगा हमारा ये जो कर्नाल है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। हाई टेम्परेचर में इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। अब कर्नाल वाइब्रेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके जो वैलेंस शेल में है ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, पूरा एटम वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन की वजह से होता क्या है, ये एक एटम दूसरे एटम या एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इतने पास आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाता है और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, ये दूर दूर भाग जाएंगे और हमारा मेटल डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हाई टेम्परेचर पे गए, कर्नाल वाइब्रेट करा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो गया और इस रिपल्शन की वजह से ये सॉलिड हो सकता है कि ब्रेक हो जाए। तो इसी वजह से एट हाई टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये हैं हमारे मेटेलिक सॉलिड्स। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट वन आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आखिरी है, फोर्थ क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे बनते हैं? फॉर्म ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में, अभी तक हमने क्या देखा था, मेटेलिक सॉलिड जो इससे पहले पढ़े, एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही थी, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स में क्या होती थी, दो आयंस के बीच में सिंगल सिंगल आयंस थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी। ऐसे सॉलिड्स को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है। ये हमने क्लास 11th में पढ़ी हैं, जो कि क्या है, लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 3 टाइप की हमारी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। अब इसके बाद डिस्कस, बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इन 3 मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के बेसिस पे हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को किन 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। So those 3 parts are, first is our non-polar molecular solids and second is polar molecular solids। सबसे पहले इस polar और non-polar का मतलब समझते हैं। पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, यहाँ पर केवल इस HCl को, इसमें हाइड्रोजन में पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। रीजन क्या है? रीजन है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ध्यान से देखो, HCl में क्या हुआ, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, लेकिन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो ये इलेक्ट्रॉन्स 2 शेयर हुए, इसको अपनी तरफ खींच लिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब वो जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से पेयर इतना दूर था वो इसके पास आ गया, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पास था वो क्लोरीन के खींचने की वजह से उससे दूर चला गया। लेकिन बॉन्ड नहीं टूटा है, बॉन्ड है अभी भी, बट हाइड्रोजन से एटम दूर चला गया, इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, और इलेक्ट्रॉन दूर जाने की वजह से इसमें थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो था वो इससे दूर जा रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आते रहेगा। वहीं ये दूर कहाँ जा रहा है, क्लोरीन के पास जा रहा है, तो क्लोरीन के पास जा रहा है तो क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इस वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रेजेंट होने की वजह से हमारी पोलैरिटी आ जाती है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
तो नॉन पोलैरिटी क्या हो जाएगी, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज ना आए। और ये कब नहीं आएगा, जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, जितना वो खींचेगा उतना ये भी खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किसी से दूर या किसी के पास जाएगा ही नहीं। तो ऐसा किस केसेस में होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में। ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो, उनमें वो कहलाएंगे नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर फॉर्म ड्यू टू लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस हमारे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हैं, ये सबसे वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ दिखेंगे, एग्जाम्पल आर्गन, नियॉन, हीलियम, H2 एटसेट्रा, इन सब में, इन एटम्स में। जैसे ये आर्गन, नियॉन, हीलियम, ये सारी इनर्ट गैसेज है। इन केसेस में क्या होगा, इन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है वैलेंस शेल पे, इनकी वैलेंस शेल स्टेबल होती है, ये स्टेबल होते हैं, तो ये किसी तरह की पोलैरिटी शो नहीं करते हैं, तो इनको हम नॉन पोलर बोलते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें क्या दिखेंगे, लंडन फोर्सेस दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लंडन फोर्सेस की वजह से फॉर्म हुए, उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, अब देखना कि ये लंडन फोर्सेस कितने वीक है, कि एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थ में जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और रूम टेम्परेचर विच इज 25 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर में ये गैसियस इन नेचर होते हैं, ये गैसेज होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग इतनी वीक है कि ये दूर दूर घूम रहे हैं, ये पास आ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एटमॉस्फेयर, अब इनको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें वेरी हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, इनके ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, इन गैसियस पार्टिकल्स क्या होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और ये स्टेबल होने लगेंगे, और जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे ये आसपास आ जाएंगे। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सॉलिड फॉर्म हो सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ये गैसियस होते हैं। अब जिसके मॉलिक्यूल्स ही दूर दूर हैं वो हार्ड कैसे होगा, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। एंड दे आर बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स, अगर कंडक्टिविटी शो करनी है तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो तो वैसे ही बहुत दूर दूर घूम रहे हैं, और ऊपर से इनमें तो स्टेबिलिटी आई हुई है, इन पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, तो इस वजह से दे विल नॉट शो कंडक्टिविटी। अब आते हैं सेकंड पे विचार, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फॉर्म होते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी हमारे वीक फोर्सेस होते हैं, बट लंडन फोर्सेस से थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इसी वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। और ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कैसे फॉर्म होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स जिसमें एक पार्शियल नेगेटिव और दूसरे में पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पार्शियल है, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डिंग फॉर्म होती है उसे कहते हैं हम, वो फोर्सेस होते हैं हमारे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ध्यान से देखेंगे, ये एक HCl का मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो हुआ क्या, क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने एक्ट करा, जिसको हमने बोला क्या, डाइपोल डाइपोल फोर्स। आगे गए, ये वापस से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बॉन्डिंग हो गई, ऐसे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में, चार्जेस के बीच में जब एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा उसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। और ये फोर्स कैसा होता है, दीज फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन दीज सॉलिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन सॉलिड से थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि डाइपोल डाइपोल फोर्सेज लंडन फोर्सेज से स्ट्रॉन्ग है, ठीक। देन दे आर बैड कंडक्टर्स। वाई दे आर बैड कंडक्टर्स, क्योंकि अभी भी इनके फोर्सेज इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं हैं कि हम इनको क्या कर सकें, हम इन फोर्सेस को एक्यूमुलेट कर सकें, एक साथ ला सकें, तो दे आर स्टिल वीक। तो इसी वजह से दे आर बैड कंडक्टर्स, क्योंकि ये तो वापस से दूर दूर प्रेजेंट रहेंगे, ये कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाएंगे। देन लास्ट पॉइंट है गैसियस एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पे गैसियस होते हैं, क्योंकि इनको भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होती हैं सॉलिड फॉर्म को अटेन करने के लिए। इनसे जितनी एक्सट्रीम कंडीशन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को चाहिएगी उससे थोड़ी कम रिक्वायर्ड होती है, लेकिन रिक्वायरमेंट होती है। और ये होते हैं हमारे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाउ वी विल सी द थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाउ द थर्ड टाइप इज आवर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनते हैं। अब सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल फोर्सेस में ज़्यादा अंतर नहीं है, बट एक छोटा सा डिफरेंस जो आ जाता है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होगी ये हाइड्रोजन और फॉन के बीच में, ये फॉन FON हम हमेशा याद रखेंगे। क्यों याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर आवर 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इन तीन के साथ हो रही है, इन तीन में से किसी के भी साथ हो रही है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। जैसे यहाँ हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में देखा था, क्लोरीन नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ डाइपोल फोर्सेस लगे। लेकिन जैसे ही इन तीनों में से कोई भी एक आएगा, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखते हैं, HF का एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरे HF का मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या यही बॉन्डिंग हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है वाटर। ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे H2O का, ये तीसरे H2O का। यहाँ पर ध्यान से देखना, एक H2O के मॉलिक्यूल से और दूसरे H2O के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग प्रोड्यूस हुई, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दो सॉलिड्स विच विल फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट बाकी दोनों की तरह ये भी सॉफ्ट हैं, बट स्ट्रॉन्गेस्ट इन ऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये बाकी दोनों मॉलिक्यूलर सॉलिड से स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लंडन फोर्सेस और डाइपोल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है। अब सेकेंड पॉइंट इज बैड कंडक्टर्स। दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल क्या उठता है, पानी तो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है, आइस। हम आइस की बात करेंगे, आइस की बात करेंगे तो आइस क्या होती है, आइस बैड कंडक्टर होती है। ठीक है, तो हम अभी सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड फॉर्म में दे आर बैड कंडक्टर्स। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ये क्या होगा, वॉलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं वो बेसिकली इस तरह के सॉलिड्स फॉर्म करते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, वो लिक्विड्स जो नॉर्मल टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आते ही इवेपोरेट हो जाते हैं या गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल ध्यान से देखना, कहीं पर पानी गिरेगा तो पानी वहां पर प्रेजेंट रहता है थोड़ी देर तक, लेकिन पेट्रोल अगर कहीं पर गिरेगा वो तुरंत गायब हो जाता है या इवेपोरेट हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड्स जो तुरंत इवेपोरेट हो जाए इनको वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। दूसरा एग्जांपल गर्ल्स बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हैं, आपका नेल पॉलिश रिमूवर, उसको आप अप्लाई करो वो गायब हो जाता है, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे लिक्विड्स को हम वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। या सॉलिड्स, आइस को आप फ्रिज से बाहर निकाल के हाथ में रखो, तुरंत लिक्विड बन जाएगी। ठीक है, तो इनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर में आके ये अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर लेंगे। तो ऐसे सॉलिड्स हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो पूरी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ये पूरी क्लासिफिकेशन हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ी है, बिकॉज एमॉर्फस सॉलिड्स हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो अब इससे आगे जो भी हम डिस्कशंस करेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही देखते हुए करेंगे, और ये जो क्लासिफिकेशन भी हमने सॉलिड की देखी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ध्यान में रखते हुए करी हुई है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन खत्म हुई, और अब हम पढ़ने जाएंगे अपने सॉलिड्स के बारे में पूरी डिटेल्स में। कौन से सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ना। सो इफ यू आर learning from us, so please subscribe to our channel, like this video, share with your friends and ask them to join us. Thank you so much.